हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले तो आज के दिवस के बारे में। आज है 11 दिसंबर और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है तो आज ही के दिन यानी कि 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो दिवस है ये 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी घोषणा 2002 में करी गई थी, लेकिन ये पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है वो 2003 में मनाया गया था। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत हिस्से पर पहाड़ है, पर्वत है, तो पूरी पृथ्वी की सतह के लगभग 22% हिस्से पर पर्वत है। बात कर लेते हैं कि उन 915 मिलियन लोग अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 13% लोग पर्वतों पर निवास करते हैं। बात करते हैं कि आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालना और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के प्रति उन्हें लोगों को जागरूक करना ही आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारियां थी आज के पहले प्रश्न से नहीं बल्कि आज के 11 दिसंबर के दिन से संबंधित कि आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अब एक एक करके प्रश्नों की तरफ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो अब ये जो आइलैंड गेम्स होने वाले हैं 2023 में, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो अब ऑप्शन ए यानी कि जो मेडागास्कर है इसके द्वारा इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी की जाएगी। बात कर लेते हैं कि इससे पहले जो मेडागास्कर की जो घोषणा मेजबानी करने की घोषणा करी है उससे पहले इन गेम्स की मेजबानी करनी थी मालदीव ने, लेकिन कोरोना वायरस के कारण मालदीव देश ने 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा और 6 महीने के अतिरिक्त समय को नकारते हुए अब मालदीव के स्थान पर इनकी मेजबानी किसे सौंप दी गई है तो मेडागास्कर को सौंप दी गई है। तो बहुत सी जानकारियां हैं इस प्रश्न से, एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। तो इन खेलों का आयोजन पहले कहां होना था, मालदीव में किया जाना था, लेकिन ये कहां पर ट्रांसफर कर दिए गए, ये ट्रांसफर कर दिए गए मेडागास्कर में। अब बात कर लेते हैं, मैंने कारण आपको बता दिया कि किस कारण से इन्हें मेडागास्कर में ट्रांसफर किया गया है। अब इन गेम्स का पूरा नाम इंग्लिश में है कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। इनका अगर बात करें कि पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन पहली बार इन खेलों का आयोजन कब हुआ था तो 1979 में इन खेलों का पहली बार आयोजन किया गया था और इन खेलों को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में खेला जाता है। तो इनका जो आयोजन है वो हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। अब की बार 2023 में इनका आयोजन कहां होगा, मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर के बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो सबसे पहले मेडागास्कर की राजधानी क्या है। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। एंटानानारिवो जो है वो मेडागास्कर की राजधानी है। अगर हम बात करें मुद्रा की तो मलागासी एरिरी मेडागास्कर की मुद्रा है। और बात करें हम राष्ट्रपति की तो एंड्री राजोलिना जो है वे मेडागास्कर के राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से देखिएगा पूरी जानकारियां करंट अफेयर पढ़ी, उसके साथ साथ थोड़ी जानकारियां इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स के बारे में और थोड़ी जानकारियां उस देश के बारे में पढ़ी है जिस देश में इनका आयोजन होना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने करंट अफेयर्स को पक्की तरह से तैयार करना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है। तो आत्मनिर्भर महिला योजना की जो शुरुआत है वो करी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के द्वारा अब आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत करी गई है। थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं कि इस योजना के तहत क्या होगा कि ये गोल्ड लोन के तहत ये सुविधा दी गई है और इसके तहत क्या होगा कि जैसा कि लिखा है आत्मनिर्भर महिला योजना, इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं
उनको 0.5% अतिरिक्त छूट के साथ में ऋण दिया जाएगा, यानी कि आधा % कम के साथ में उन्हें ऋण दिया जाएगा, आधा % कम उनके साथ में टैक्स लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा, और उनके साथ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गोल्ड लोन के तहत ये जो नई योजना है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरुआत करी है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू करी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ें, जैसे कि मुख्यालय कहाँ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1908 को हुई थी। चेयरमैन कौन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है हसमुख अधिया, और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ। तो एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें तो एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। तो ये सारी बातें हमने इस करंट अफेयर से संबंधित पढ़ी, उसके बाद में हमने सारी उससे संबंधित और भी जानकारियां प्राप्त करी है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आप लोगों का क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। कुवैत देश जो है इसके नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? कुवैत मुख्य रूप से मुस्लिम कंट्री है और इसके अब नए प्रधानमंत्री बने हैं ए ऑप्शन, यानी कि शेख सबा अल खालिद अल सबाह। शेख सबा अल खालिद अल सबाह। और उनकी नियुक्ति अगर पूछे जाए कि किनके द्वारा करी गई है, तो उनकी नियुक्ति करी है शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन के द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। लेकिन नियुक्त कौन हुए? नियुक्त हुए ए ऑप्शन पे लिखा है, क्योंकि वहां के नाम है, मुस्लिम कंट्रीज में नाम इस प्रकार के होते हैं, तो आप लोग उनके नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी जानकारियां और पढ़ लेते हैं कि शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री बनाया गया, किसके द्वारा नियुक्ति की गई, तो कुवैत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। अब कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं तो कुवैत के बारे में दो बातें और जानते हैं कि कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और मुद्रा कौन सी है? दीनार। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र स्थित कराड़ा जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया? महाराष्ट्र में ये बैंक है जिसका नाम है कराड़ा जनता सहकारी बैंक, और कराड़ा जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है ये किसके द्वारा रद्द किया गया? ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब किसी भी देश में किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार केवल किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना अधिकार है कि वे किसी भी बैंक को, नए बैंक को स्थापित कर सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं, या किसी भी पुराने बैंक को समाप्त भी कर सकते हैं। तो अभी कराड़ा जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। बात करते हैं कि क्यों रद्द किया गया? क्योंकि इस कराड़ा जनता सहकारी बैंक की पर्याप्त पूंजी और जो कमाई है उसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, और नई कमाई की संभावना ना दिखने के कारण ही इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और ये बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का भी पालन नहीं कर पा रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब कराड़ा स्थित कराड़ा जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो एक प्रश्न और भी बन सकता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा बैंक है देश में जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोलता है, बल्कि जितने भी बैंक है इन बैंकों को लोन देने वाला बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये जानकारियां थी यहां से। अगला प्रश्न 5वां आपकी स्क्रीन पे आता है। जापानी अनुसंधान और ब्रोकरेज हाउस नोमर ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है, क्योंकि जैसे ही जीडीपी का अनुमान लगाता है, कोई भी संस्था लगाती है, तो मैं आपके सामने उसके जीडीपी का अनुमान जरूर बताता हूं। अब जापानी अनुसंधान और ब्रोकरेज हाउस नोमर ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है, आगामी वर्ष 2021 की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो 2021 की जो जीडीपी दर रहेगी वो रहेगी 9.9% वृद्धि दर रहेगी, और 2022 की जो वृद्धि दर रहेगी वो रहेगी 5% वृद्धि, यानी कि अगले वर्ष
2021 की वृद्धि दर बताई गई है कितनी, ये बताई गई है 9.9%, और 2022 की जो है वृद्धि दर वो बताई गई है कितनी, इसका अनुमान लगाया गया है 5% वार्षिक। तो ये जानकारियां थी आप लोगों से यहां से। लेकिन एक बात और भी कही है, नोमुर ने ये कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अगले वर्ष 2021 के लिए सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था भी होने वाली है। तो चीन की अर्थव्यवस्था है, वहां पर भी इसने 7% तक लगाया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी वर्ष 2021 में। तो ये जानकारी यहां से थी। अब बात करते हैं कि विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग, पुरुषों के वर्ग की बात हो रही है कि विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया, 2020 का पुरुष वर्ग का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। मोंडो डुप्लांटिस जो है उनको अब विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब वो पुरुष वर्ग में है, तो यहां से थोड़ी जानकारियां पढ़ेंगे कि मोंडो डुप्लांटिस जो है वे स्वीडन के हैं और पोल वोल्टर हैं। बात कर लेते, ये तो पुरुष वर्ग का था, लेकिन महिलाओं को भी तो दिया गया है यही पुरस्कार। तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी, ये बनी है यूलिमर रोहास। यूलिमर रोहास जो है वे वेनेजुएला की है और ट्रिपल जंप पर खिलाड़ी है। ट्रिपल जंप जो होते हैं वो खेलने वाली खिलाड़ी है। अब दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। पहला तो है पुरुष वर्ग का मोंडो डुप्लांटिस, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि वे सितंबर में मात्र 20 साल की उम्र में इतिहास में सबसे अधिक आउटडोर वोल्ट 6.15 मीटर बनाने से पहले फरवरी में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। कितने कितने, 6.17 मीटर और 6.18 मीटर, दोनों रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ही उन्होंने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात कर लेते हैं यूलिमर रोहास की, तो उन्होंने 15.43 मीटर की छलांग से विश्व इंडोर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ में 4 ट्रिपल जंप प्रतियोगिताओं में इंडोर और आउटडोर 2020 के साथ सत्र की समाप्ति करी है। तो इसीलिए इनकी उपलब्धियों को देखते हुए अब उन्हें विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष और महिला का खिताब 2020 दिया गया है। तो ये जानकारी इस प्रकार से है। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों ने उनको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है और उसी तरीके से उनको पढ़ना भी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला या पुरुष कौन बनी है। तो विश्व की पहली ट्रांसजेंडर बनी है कौन, अभी देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। इन चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन में लिखा है मारा गोमेज, मारा गोमेज पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलने वाली खिलाड़ी है और ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिसने कि फुटबॉल गेम को नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक खेला है। बात करते हैं मारा गोमेज, 8 सितंबर को उन्होंने ये गेम खेला है और अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलकर यह उपलब्धि हासिल करी है। किस टीम की तरफ से खेली है, तो वे विला सेन कार्लोस टीम की स्ट्राइकर के रूप में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। उन्हें मंजूरी किसने दी है, तो उन्हें फुटबॉल खेलने की जो मंजूरी है वो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा दी गई है। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा उन्हें यह मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली विश्व की पहली ट्रांसजेंडर महिला भी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिक्की द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया। फिक्की द्वारा FICCI द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो 2020 का पुरस्कार है ये दिया गया है बजरंग पूनिया। ऑप्शन ए, बजरंग पूनिया को पुरस्कार दिया गया है और बजरंग पूनिया भारत के बहुत ही प्रसिद्ध रेसलर हैं।
बात करते हैं विजेंद्र सिंह मुक्केबाज है, मैरी कॉम मुक्केबाज है, अभिनव बिंद्रा जो है वो निशानेबाज है। लेकिन ये जो पुरस्कार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है रेसलर बजरंग पुनिया को। बात करते हैं थोड़ी और आगे कि उनके साथ साथ शूटर इलावेनिल वलारीवन को भी अपनी श्रेणी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, क्योंकि बजरंग पुनिया रेसलर की श्रेणी में मिला है और शूटर की श्रेणी में मिला है इलावेनिल वलारीवन को, अपनी श्रेणी में ये स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। उनके साथ साथ अनिल कुंबले जो कि क्रिकेट के धीमी गति के गेंदबाज है, अनिल कुंबले रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, उनको भी सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक निजी खेल क्षेत्र का पुरस्कार के लिए दिया गया है। तो ये 3 पुरस्कार थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार जो हैं वो आपके एग्जाम में 2 से 3 पुरस्कार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रोलर सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा क्रोलर सॉफ्टवेयर जो है इसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अब क्रोलर सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अब जो ये क्रोलर सॉफ्टवेयर है ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अपलोड किए गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करता है। कि ऐसा होता है कि कई बार चाइल्ड बच्चों की यानी कि 18 वर्ष से कम के लड़के या लड़की की पोर्नोग्राफी वीडियोस डाल दी जाती है सोशल मीडिया पर। तो ये सॉफ्टवेयर वो किसने डाली है, कहां से डाली है, उन सभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करेगा और उन व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए प्रूफ के तौर पर ये क्रोलर सॉफ्टवेयर जो है ये कार्य करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका अधिग्रहण जो है वो महाराष्ट्र पुलिस ने कर लिया। इससे पहले केरल पुलिस ने भी 2019 में ऐसा प्रयास किया था, उन्होंने भी एक सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया था। बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ कि फिटनेस भत्ता और दूर दराज के कामकाजी लाभों की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि फिटनेस भत्ता नहीं दिया जाता है और दूर दराज के काम करने के लिए भी उन्हें कोई किसी भी प्रकार का बैंक के लोगों को भत्ता नहीं दिया जाता। लेकिन अब फिटनेस भत्ता और दूर दराज के कामकाजी लाभों की शुरुआत करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक ने इन भत्तों की शुरुआत करी है। और ये भत्ते किस पॉलिसी के तहत दिए जाएंगे? तो ये हेल्थ टू द पावर इन्फिनिटी इस कार्यक्रम के तहत इन सभी कर्मचारियों को ये भत्ते प्रदान किए जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। जिस प्रकार से आप लोगों को ये जरूर बताएं कि आपको ये जो क्रम है करंट अफेयर का, उसके साथ साथ जीएस का सेशन कैसा लग रहा है, किस प्रकार से आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, या आपके कोई भी कमेंट हो, ये सारे बताइएगा। और आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और ज्ञानकोश फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको बहुत सी वीडियोस, बहुत से नोट्स, बहुत से पीडीएफ्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।